नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है जी शंकर जी का इंटरव्यू पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। में है। मैं नहीं, मुझे लगा कि लोग जो हैं हमारी जो मजबूरियां, हमारी परिप्रेक्ष्य पूरा समझ नहीं पाए, तो वो अपनी दृष्टिकोण से देख रहे थे, तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये पूरा जो है ये समझाने की एक प्रयास थी। अब दबंगई दिखी आपकी? कभी कभी समझाने में तो थोड़ा जोर लगाना होता है। जब मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने की कोशिश कोई देश करता है, तब भी तो आपने पलटकर जवाब ही दिया या सिर्फ समझा रहे थे? नहीं, वो अलग बात थी। वो अलग बात थी, वो अलग बात थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी और देश का हक है कि हमारे अंदरूनी बात पे टिप्पणी करना, पर अगर वो करे, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये ग्लोबलाइज दुनिया है। इस ग्लोबलाइज दुनिया में हम नहीं कह सकते ये आपका विषय ये नहीं है। मेरा इतना ही मैंने जवाब था कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा, और मैं बोलूँगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूँगा, और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूँगा। तो ये वन वे नहीं होगा। और मुझे लगता वो भी ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बोलना भी ग्लोबलाइजेशन है, सुनना भी ग्लोबलाइजेशन। अच्छा जयशंकर जी, कई चीजें होती हैं जो कहानियां बनकर सामने आती हैं। अब आप बताइए मुझे कितनी सच्चाई थी इसमें। ये बात तो तथ्य है कि आप लॉन्गेस्ट सर्विंग भारत के एम्बेसडर रहे चीन में, लगभग 4.5 साल आपने बिताए थे। उस समय बहुत सारी चीजें थी जो हुई थी। उस स्टेपल्ड वीजा का विवाद हुआ था जिसे आपने सुलझाया था। वो कहते थे कि भाई अरुणाचल और अक्साई चिन, आपने कहा कि भाई वीजा चाहिए तो मैं छाप कर ही दे दूंगा पूरी तस्वीर भारत के नक्शे की। 2013 जहां से डेप्सांग प्लेटू का पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्या सचमुच में आपने उस समय कह दिया था कि प्रीमियर को आना है, पहले सेना पीछे हो जाए? देखिए, ये पब्लिक में कहना उचित नहीं होगा। जवाब मिल गया है सबको। पर क्या हर देश के हिसाब से, मतलब हर देश को डील करने की एक अलग तरीका है, और उसमें सॉफ्टली नहीं होती है डिप्लोमेसी? हाँ बिल्कुल होती है। बहुत नहीं, वो देश पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पे भी होता है। देखिए, डिप्लोमेसी जो है एक किस्म से बहुत, मैं क्या कहूँ, बहुत डायनेमिक होती है कि आप माने सिचुएशन देखते हैं, मैदान देखते हैं, प्लेयर को देखते हैं, अपना हित देखते हैं, तो उसके हिसाब से जो आप कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, क्या शब्द का प्रयोग होता है, आप कठोरता से कहते हैं या प्यार से समझाते हैं, ये डिपेंड करता है। ये मैं आपको नहीं कह सकता कि इस देश के साथ ऐसा ही होता है, वो बदलता रहता है। पर चीन को अगर हम देखें, क्या वो आज हमारी ताकत समझ रहा है? क्या हम बराबरी पर बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल समय निकला है, कोविड से लेकर उसके बाद गलवान का समय, जो कि अभी भी गतिरोध है। देखिए, किसी भी जब ऐसी चुनौतियां आती हैं जैसे चीन के साथ हुई 2020 में, बात करना तो बात की बात है। अगर आपको माने उसी स्तर पे उनके साथ कुछ भी बात करें, या मैं कहूँगा आपका जो मैसेजिंग भी है, सबसे पहले आपको ग्राउंड में कुछ करना होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगा कि उस समय कि हमने फौज को जो है कोविड के बावजूद, क्योंकि आप याद रखिए ये मई जून में हुआ था। उस समय लॉकडाउन, देश में लॉकडाउन भी था। कोविड के बावजूद जो है हम लोग जो है फौज को इतनी भारी मात्रा में, इतनी कठिन बॉर्डर में, जहां आप जानते हैं कि 10,000 फुट से 20,000 फुट तक, और जहां इतनी ठंड भी है, जहां लॉजिस्टिक्स, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर है, कि हम पूरे आर्मी को डिप्लॉय कर पाए। तो जो डिप्लोमेसी जो है
एक किस्म से जब तक अगर ग्राउंड सिचुएशन आपके पक्ष में जाए तो आपकी डिप्लोमेसी और मजबूत होती। तो उसके बाद जो भी उनके साथ जो बातचीत जो हो रही है और उसके कुछ परिणाम निकले हैं, पूरे नहीं निकले, अभी भी बातचीत जारी है। इसीलिए निकले हैं क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, हमारे जवान खड़े हैं और माने उनका जो 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 ताकत, जो साहस जो उन्होंने दिखाया है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी जो है उनके योगदान से चलती। पर चाइना 60s या 70s में जिस तरह से हमसे बात करता था, वो आज के भारत की ताकत समझ के बात कर रहा है। आज वो हमारी ताकत समझ रहा है, न सिर्फ सैन्य बल्कि एक देश के तौर पर हमारा रुतबा। देखिए, वो तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता। रुख समझ में आता होगा। नहीं, हम अपनी तरफ से तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो आपस की जो बात हो वो एक किस्म से इक्वल लेवल, एक ही स्तर पर हो। पर ये चुनौती है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी उनकी देखें तो हमसे 4 गुना ज़्यादा है और उनकी अगर फौज भी देखें तो उनकी क्षमता जो है कुछ क्षेत्र हैं जो उनकी क्षमता में उनकी ज़्यादा है। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छी है, क्योंकि हम लोगों में अगर एक कमी है कि हमने बॉर्डर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति नहीं की, सालों से नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गलतफहमी थी कि अगर हम बॉर्डर को डेवलप नहीं करें तो कोई अंदर आ नहीं सके। तो एक किस्म से वो डिफेंसिव सोच थी। तो अभी जो है पिछले 8 साल से मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत बल दिया जा रहा है और इसका एक किस्म से मैं कहूँगा कि हमें बेनिफिट जो है 2020 में मिला कि जिस तेज़ी से हम डिप्लॉय कर पाए वो अगर 5 साल या 10 साल पहले होता हम नहीं कर पाते। अब दूसरी सरहद पर पाकिस्तान, लंबे समय से बातचीत उनसे बंद है। आतंक खत्म करो, उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे, ये बात कह दी गई। पर क्या पाकिस्तान से बात होगी ही नहीं अब? नहीं, देखिए, ये आप जिस तरीके से आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये बहुत एक किस्म से कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। आप इसको बहुत सिंपल बना रहे हैं कि बात करें नहीं करें। आप हमारे परिप्रेक्ष्य से देखिए इसको। अगर आपका पड़ोसी आतंकवाद करता रहता है, माने बिना संकोच के खुलेआम, ये कोई रहस्य नहीं है कि वहाँ क्या कैंप हैं, क्या उसके ग्रुप्स क्या हैं, कौन उसके नेता हैं। तो आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपके सर पे गन डालूं तो आप मेरे साथ बात करेंगे क्या? तो हमें उनको आतंकवाद के रास्ते से वो कैसे बाहर आए, तो ये हमारी कोशिश है और हमारी अपेक्षा होनी चाहिए। ये हमें कभी नहीं मानना चाहिए कि ये नॉर्मल है, कि आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया में कहीं ये नॉर्मल नहीं। कि आप मुझे पूरे दुनिया में एक उदाहरण दीजिए कि एक पड़ोसी दूसरे के खिलाफ माने दिन रात आतंकवाद करता है। एक भी उदाहरण आप दे नहीं पाएंगे। तो ये किस्म से बहुत ही अबनॉर्मल भी नहीं, बड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो हमें जो है उस रास्ते से उनको दूर करना होगा। पर उनकी तरफ से कोशिश आपको दिख रही है, एक मंशा दिख रही है? ये मुझे कहना मुश्किल है इस समय, कहना है मुश्किल, क्योंकि वो कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। और मैं जो मंशा जो है, अब शब्दों से तो अब मैं सुन तो लेता हूँ, पर मैं ग्राउंड में भी चेक करता हूँ ना कि क्या हो रहा है वहाँ। तो हमें देखना होगा कि पर हमारी आशा तो होगी कि वो आतंकवाद के रास्ते को वो छोड़ दें। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो, अब जैसे चीन हो गया तो उसके साथ व्यापारिक रिश्ता अलग रहता है, तो आपको रहता है कि ऐसे देशों के साथ आप चाहते हैं कि पड़ोसी है, बेहतर रिश्ते रहें।
पाकिस्तान अपने आतंक के रास्ते को नहीं छोड़ता और कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहता है कि जब तक वो हमें जो खून बहाने की साजिश रचे उस देश से बात हो। पर इस सब के बीच एक कोण आ जाता है क्रिकेट का। वर्ल्ड कप क्रिकेट, एशिया कप, ये सारी चीजें अगर भारत और पाकिस्तान की जमीन पे होंगी तो दोनों टीमों को, भारत को पाकिस्तान, पाकिस्तान को भारत आना होगा। बीसीसीआई कहती है कि सरकार फैसला करेगी। क्या सरकार ने कुछ सोचा है? नहीं, देखिए, सरकार तो सोचती रहती है अब, क्योंकि टूर्नामेंट आते रहते हैं और आप तो हमारा अभी तक तो आपको पता ही है कि हमारी सोच क्या है, तो आगे देखते हैं आगे। क्योंकि देखिए, मैं ये दोहराना चाहता हूँ, हमें कभी ये मानना नहीं चाहिए कि किसी का देश, कोई भी देश का हक है कि वो आतंकवाद कर सके। कि जब तक हम इसको डीलेजिटिमाइज नहीं करेंगे ना, तब तक ये चलता जाएगा। तो उन पे दुनिया का दबाव होना चाहिए, और दुनिया का दबाव तभी होगा अगर जो आतंकवाद का शिकार जो है, जब तक वो हल्ला नहीं करेगा, दुनिया का दबाव कैसे होगा? हमें इसमें एक किस्म से लीडरशिप लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो खून जो बहता है वो हमारा खून है ना। आप अमेरिका में भारत के राजदूत थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 वहां पर आए थे और वो ऐतिहासिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो इवेंट हुआ था। अब आप पार्टी में हैं, आप सरकार में मंत्री हैं, और विपक्ष जिसे इवेंट मैनेजमेंट कहता है, क्या वो भारत की डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय है या वाकई इवेंट मैनेजमेंट ही? देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि जब वो आए और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद और भी कार्यक्रम हुए। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया में तो मैं उपस्थित नहीं था। उसके बाद वेम्बली में हुआ, यूके में हुआ, और कनाडा, ऐसे काफ़ी। और आज कभी कभी पिछले कुछ ही महीनों पहले डेनमार्क में छोटे स्तर पे हुआ, पर तब भी हुआ। देखिए, अब जैसे मैंने कहा, विपक्ष है, वो तो आलोचना करना उनकी आदत है। पर एक राजदूत के तौर पर नहीं, पर आप एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। उसका मैसेजिंग क्या था? प्रधानमंत्री और सरकार के साइड से मैसेजिंग ये था कि जो हमारे प्रवासी जो हैं, जो डायस्पोरा जो है, उनके साथ हमारे संबंध बहुत गहरे हैं, और हम उनको एक किस्म से भारत के प्रतिनिधि भी मानते हैं, टैलेंट भी मानते हैं, हमारे लिए दुनिया के साथ वो ब्रिज भी है। तो आपने उसके बाद देखा होगा कि जो प्रवासियों का जो भारत के साथ लगाव जो है, वो कितना बढ़ा है पिछले सालों। तो इसका कुछ लक्ष्य था, और वो मैसेजिंग जो है, मुझे लगा कि बहुत सफल था। और सफलता का एक किस्म से जो मेरे लिए जो स्टैंडर्ड जो था कि प्रवासियों को कैसे लगा, उनको आज लगता है कि भारत में ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसी सरकार है जो उनका सचमुच ख्याल रखती है। अब दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री के साथ, जब मैं विदेश सचिव था तब भी मैं जाता था, अभी भी कभी कभी जाने का मौका मिलता है। बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो ऐसे बात करते हैं कि भाई आपके लीडर, और कभी कभी प्रधानमंत्री को सीधा कहते हैं। अच्छा, फॉरेन लीडर, हाँ, फॉरेन लीडर्स जो है, कि उनके लिए तो ये बहुत माने सचमुच कुछ अलग ही बात है। और मुझे लगता है कि इसका ग्लोबल मैसेजिंग है कि भारत की ताकत, भारत की टैलेंट, भारत की एक किस्म से भारत की फुटप्रिंट जो है अब ग्लोबल हो चुकी है। और ग्लोबल होने के कारण ये है कि प्रवासी जो हैं हमारे साथ इतने जुड़े। और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे बड़े मशहूर हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स पैक करते हैं। ये विदेश मंत्रालय के लिए इसके क्या मायने होते हैं? कितना आप लोगों पर क्या रहता है उस समय प्रेशर? अब देखिए, मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा, पर प्रधानमंत्री अब उनकी आदत है, और उनकी, अब मैं क्या कहूँ, उनकी ऊर्जा की लेवल कुछ अलग ही है।
तो कभी कभी वो ऐसे दौरे होते हैं जहाँ वो जाते हैं, एक रात रुकते हैं, कभी कभी आधे दिन रुकते हैं, निकल भी जाते हैं। जैसे एक ट्रिप मुझे याद है अभी भी कि हम सुबह निकले, अफ़गानिस्तान गए, वही रात कतर गए, वहाँ एक दिन रुके, रात को स्विट्ज़रलैंड गए, उसके बाद अमेरिका गए, मेरे ख्याल से 1 या 2 रात रुके, वहाँ से मेक्सिको गए, वापस आए। तो मैंने 5 दिन या 6 दिन में 6 देशों का दौरा हुआ। अब मैं जो पहले की जो हमारी व्यवस्था जो थी, मुझे लगता है शुरू शुरू में हम लोगों को हमारे लिए चुनौती थी कि इसके हम इसकी तैयारी कैसे करें कि उनके साथ, जैसे आपका कभी ऐसा अनुभव था ही नहीं कि ऐसे माने तूफानी दौरा। हाँ, तूफानी, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि हम लोग भी हैं, माने हमने इसको इंटरनलाइज कर लिया है, हमारी तैयारी जो है उसी के मुताबिक होती है। तो ये तो है एक किस्म से, मैं कहूँगा, क्योंकि अब मैंने दोनों साइड देखा है, पॉलिटिकल भी देखा है और ब्यूरोक्रेटिक भी देखा है। प्रधानमंत्री ने जो ब्यूरोक्रेसी पे जो दबाव नहीं, जो उनकी जो अपेक्षा जो थी और ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने रिजल्ट कैसे निकाले, ये उनकी खासियत है कि वही ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि ये सोचिए कि जो 14 के पहले जो थे वही लोग बाद में भी थे, कि सिस्टम से कैसे, सिस्टम को कैसे, सिस्टम्स की परफॉर्मेंस जो है इसको कैसे बढ़ाएं, ये इनकी बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि। और जब वो अचानक कुछ बदल देते हैं, जैसे उनके, हालांकि वो राजनीतिक विवाद भी बहुत हुआ था उस पर, लेकिन जब वो अचानक तय कर लेते हैं कि आज मैं पाकिस्तान में पहुंचूंगा, ये अचानक होता है? मैं उस समय भी था उनके साथ, और देखिए उस समय था। हाँ, और अचानक निर्णय था उस समय मैं उनके साथ नहीं, निर्णय हुआ जब उन्होंने वहाँ काबुल में नवाज शरीफ साहब के साथ जैसे मुझे याद है उनका जन्मदिन था, और तो उन्होंने फ़ोन किया, फिर बात वहाँ से निकली कि घर में शादी हो रही थी। तो निर्णय था, तो हमें अब उसके लिए जो भी व्यवस्था बनानी थी हमें बनाना था, समय कम था, तो पर हमने जो करना था हमने किया। पर 2014 के पहले और जो 2014 के बाद, क्योंकि आपका बहुत लंबा, लगभग 4 दशक का करियर रहा है एक डिप्लोमेट के तौर पर, बहुत परिवर्तन देखते हैं आप? हाँ, बहुत परिवर्तन देखते हैं। कुछ बता पाएंगे क्या परिवर्तन? अब देखिए, अब अगर मैं बताऊं तो 1 घंटा और लग जाएगा। हाँ, नहीं, पर आप ही देखें, आप अपने सवाल पे सोचिए कि कितने परिवर्तन, माने मेडिसन गार्डन हो या G20 हो, जो चाइना के साथ जो बॉर्डर में जो निर्णय लिया गया कि हमारी फौज वहां जाएगी और खड़े रहेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान और आतंकवाद के बारे में आप देखिए कि जो हम पहले झेलते थे, हाँ, तो आप मुझे बताइए किस क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ है? हर क्षेत्र में। और मैं आपको कहूँगा, आप अपने पासपोर्ट का देखिए, आप सोचिए कि पासपोर्ट मिलना उसकी कठिनाई जो थी, और कम से कम आप दिल्ली में रहते, जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं या जो गांवों में रहते हैं, उनके लिए इतना कठिन था। तो पब्लिक की सर्विस, जो मैं कहूँगा जो विदेश जाते हैं, खाली प्रवासी नहीं, जो टूरिस्ट जो है, कोई फंस जाता है। तो जब से ये प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एक तो हमारे यहाँ कुछ फंड होती थी, उसका ज़्यादा प्रयोग भी नहीं होता था, क्योंकि वो रूल्स ऐसे होते थे कि जब तक आप पूरे माने सब रूल्स को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आती थी कि इसके कारण ये नहीं हो सकता, उसको भी उन्होंने लिबरलाइज किया। और आप याद रखिए, जब ये वैक्सीन मैत्री नहीं, जब हमारी जो वंदे भारत मिशन, जब कोविड महामारी के समय में इतने लोग बाहर फंस गए थे, तो वैक्सीन मैत्री हो, वंदे भारत मिशन हो, ऑपरेशन गंगा हो, अब लोग कहते हैं कि पहले भी कुछ हुआ था, पर आप मुझे एक उदाहरण दें, युद्ध के समय में लोगों को निकालना, युद्ध हो रही थी, वहाँ फायरिंग हो रही थी, फायरिंग के बीच में लोग आए वहाँ, और हमारे लोग फायरिंग के बीच में वहाँ जाने के लिए तैयार भी थे और गए भी थे।
तो मैं कहूँगा कि देश में सचमुच बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, विदेश नीति में आया है, विदेश मंत्रालय में आया है। और इसीलिए देखिए, मेरा जैसा आदमी, मैं तो अब सर्विस के बाद मैं कॉर्पोरेट उसमें चले गया, तो मुझे कोई कारण नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैं इसीलिए आया, मुझे लगा कि ये एक किस्म से ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है देश को बदलने, और इसमें अगर जुड़ने का मौका मिले तो इसको माने खोना नहीं चाहिए। पर हमारी विदेश नीति में विदेश मंत्री का कितना योगदान होता है और प्रधानमंत्री का कितना? नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये टीम है, ये टीम है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, पर वो टीम को चलाने में आपस में बहुत डिस्कशंस होती हैं। वो दूसरों माने कुछ भी विषय हो तो दूसरों की राय जो है वो सुनते हैं, आपस बीच में डिस्कशन होती है, उसके बाद निर्णय लेना। ये नहीं है कि आपका है इनका है, ऐसा नहीं, सरकार ऐसे नहीं चलती। तो एक आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं कि वीजा में बड़ा समय लग रहा है सबके, क्या उसको फॉरेन वीजा में? जी, फॉरेन वीजाज में क्या उसको लेकर सरकार कोई कदम उठा रही है? हाँ, नहीं, ये है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सच है। और मुझे पता है कि पब्लिक के मन में इसके बारे में बहुत चिंता भी है, और जो खासकर जो जिनके परिवार के सदस्य माने कुछ ऐसा कारण हो कि कोई इमरजेंसी आए, या स्टूडेंट्स जो हमारे विद्यार्थी जो बाहर जाना चाह रहे थे, उनको बहुत कठिनाई हुई इस साल। और ये ज़्यादा जो है ये पश्चिमी देश हैं जिनके यहाँ काफ़ी वीज़ा इशू में काफ़ी विलम्ब हो रही है। और ये मैंने खुद अपने लेवल पे मैंने यूएस के साथ उठाया, मैंने यूके के साथ उठाया, अभी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी, उनके साथ भी मैंने मुद्दा उठाया। और उनकी अपनी कमियां हैं, मजबूरियां हैं, और मोटी बात यह है कि कोविड के समय में सब लोगों ने अपना वीज़ा सेक्शन जो है उसमें जो भी वहाँ काम करते थे वो कम कर दिया था, उनकी प्रोसेसिंग उनकी सिस्टम जो है उन्होंने उसको डाउन कर दिया था। तो कोविड के बाद जो जिस माने स्पीड से उनको वीज़ा इशू करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। तो हम लोगों ने उनको बहुत विस्तार से समझाया कि पब्लिक ओपिनियन पे इसका बहुत बुरा असर हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो समझ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं से हमें कुछ आश्वासन आ रहे हैं कि इसमें ज़रूर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जनवरी तक हम इसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखें। जयशंकर जी, हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल होता है, डिप्लोमेटिकली आंसर मत करो, पर एक डिप्लोमैट विदेश मंत्री से हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पर सब लोगों ने इस पूरे सेशन को एंजॉय किया है आपकी बातों। जी जनाब, ये था सेकंड पार्ट्स। मेरे ख्याल में ज़्यादा मवाद, ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेकंड था। इस पे बहुत सारी बातें थी मज़ीद। वो तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग था कि एक गाड़ी ने फ्लो पकड़ा था, लेकिन आज अभी जो सेकंड पार्ट है आज हमने किया, इसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा मतलब है कि बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला। सबसे पहले जो बात हुई थी सेकंड पार्ट में कि किस देश से किस तरह के टर्म्स, किस तरह से बात की जाती है, क्या लेवल है, क्या पैमाना है, क्या मेजरमेंट है, तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने। डिपेंड करता है कि वो देश कौन सा है, हालात क्या हैं, हमारी पोजीशन क्या है, वो कौन है, मुल्क इस वक्त पूरी दुनिया में क्या पोजीशन चल रही है। इतनी गहरी सोच, इतनी दूर की सोच कि नहीं यार मैं तो ये हूँ और मैंने कोई से भी देश से ऐसे बात करनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देश कौन है, उस वक्त क्या सूरत हाल है। उसी सवाल को चाइना पे भी आया गया कि चाइना के साथ आप क्या देखते हैं, चाइना के साथ जो मामला चल रहे हैं, चाइना ने इस तरीके से किया तो इस तरीके से किया, तो बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया उन्होंने। जो मुझे मतलब उनकी पूरी चाइना वाली बात से जो मैंने सीखा कि हम मजबूत हैं तो हम मजबूत बात कर सकते हैं। शब्द जब हमारे चाइना की तरफ जाएंगे, पहले हमारी पोजीशन जाएगी, हमारे जवानों की पोजीशन जाएगी, हमारी फ़ौज की, आर्मी की पोजीशन जाएगी कि हम किस स्थिति पे हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा था वो वाली बात कि कौन है और किससे कैसे बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता है, ठीक है, या चाइना से ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता है। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से जवाब दिया है उन्हें, जिस टोन में उन्होंने सवाल किया, उससे कहीं ज़्यादा मैं ये कहूँगी एक इंटेंसिव टोन था जिसमें उन्होंने जवाब दिया। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि वो मतलब कंट्रीज़ को देखकर कलर बदलते हैं, ये नहीं कह सकते, या कंट्रीज़ को देखकर बिहेवियर बदलते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई प्यार से बात करता है तो वो प्यार से जवाब देते हैं, अगर कोई तू करके बात करता है तो वो तू करके जवाब देते हैं, अगर कोई तुम करके बात करता है तो वो तुम करके जवाब देते हैं। सिंपल सा फंडा ये है जो मैंने एज ए शंकर की एक इनकी मिनिस्ट्री में और जो मैंने जो देखा है, ये जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, तो मैं ये चीज़ समझ पाई हूँ कि मुल्क क्या है। बहुत जितना भी सुपर पावर हो, जितना भी तरक्की आपका हो, जितना भी आप निर्भर हो, जो भी XYZ, लेकिन जब वो आपके ऊपर उंगली उठाएगा तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दो। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है स्थिति, सिचुएशन, कि उस वक्त क्या कंडीशन बनी हुई, उस वक्त क्या सिचुएशन है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं अक्सर यही सोचा करती थी कि ऐसा होता होगा कि मोदी जी डिसीजन लेते होंगे और उसके बाद इन पे इम्पोज कर दिया जाता होगा। जो मुझे खुद भी ऐसा लगता था कि यार जब टीम है तो डिस्कस होता होगा, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई मोदी जी खुद से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं? और जैसे कि पाकिस्तान वाली जो इंसिडेंट हमें पता चली थी, तो मुझे उस वक्त भी ऐसे ही लगा कि अचानक ही मोदी जी आ गए और एक कॉल के ऊपर ही उन्होंने इन्वाइट करा और मोदी जी भी आ गए, और जबकि टाइम भी बहुत कम था, बहुत शॉर्ट टाइम था, लेकिन उसके बावजूद समय की परवाह ना करते हुए वो आ गए और मिले और बातचीत की। तो अभी उन्होंने बाकायदा बताया कि ऐसा नहीं होता, बाकायदा डिस्कशन होता है, बाकायदा बातचीत होती है, बाकायदा सब अपने अपने एक तरीके से पक्ष रखते हैं और उसके बाद जिस पे सब सहमत होते हैं वो एक डिसीजन लिया जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि जी ये फॉरेन मिनिस्टर है तो इसकी बात की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो प्राइम मिनिस्टर है तो उनकी बात की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। सब एक मुद्दे पे, एक पेज पे जब आ जाते हैं, मुत्तफ़िक हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद कोई भी निर्णय या कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन लगी। हमारे यहाँ जैसे कि हमारे इमरान खान अक्सर कहते हुए दिखते थे कि यार मुझे बहुत प्रेशर में लिया गया, मैं जो काम नहीं भी करना चाहता था वो भी मुझसे करवाया गया। तो इसको मैं क्या समझूँ? इसको मैं ये समझूँ कि उनकी पॉलिटिक्स में और हमारी पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क है, या मैं इसको ये समझूं कि हम उतने एजुकेटेड और क्वालिफाइड नहीं हैं, या शायद हमें पता ही नहीं है, ABCD ही नहीं पता पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स होती कैसे है, हमें डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। बहुत बेहतरीन बात लगी मुझे इस पार्ट की कि जब उन्होंने कह दिया कि मोदी जी वो वाहिद शख्सियत है जो सिस्टम को कैसे बनाना है और सिस्टम से कैसे काम लेना है, वो बखूबी जानते हैं, वो हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से जब मुझसे पूछा गया तो मतलब मुझे 100% पता ही था कि क्या जवाब होना है। तो यही मुद्दा मतलब है कि हमेशा हर मिनिस्टर की जानिब से, हर शख्स की जानिब से, इंडिया की जानिब से, कि हम बातचीत क्यों करें जब तक एक क्या कहते हैं अपना टेररिज्म का मसला रहेगा, तो हम जब तक हमारी तरफ से बातचीत नहीं होगी। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से मुझे इनकी बातें एक तरह से वो लगी कि मतलब, अच्छा मैं सबसे पहले दोबारा वही वाली बात करूंगा कि बहुत तोल के, बहुत सोच के, एक लफ्ज़ से भी कोई कुछ पकड़ सकता है। एक जगह तो कह दिया, वो तो चाइना से पूछ रहे, मुझसे क्या पूछ रही है। हाँ, तो एक लफ्ज़ से भी ये कोई कहे कि यार S.J. शंकर जी ने ये अल्फाज कहे। अच्छा, ये जो अल्फाज कह रहे हैं कल को इनके लिए खड़े होंगे। अच्छा, इंसान जो है कोई अल्फाज कहता है ना, तो सबसे पहले तो ये कहता है कि मैंने कहे हैं, रिकॉर्डिंग है और मैं इस पर कायम हूँ, मैंने कहे हैं, झुटला नहीं सकते। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सोच समझ के इसलिए बोलते हैं कि मेरे अल्फाज हैं, ये पत्थर पे लकीर हैं, मतलब। तो उस वजह से जब इन्होंने पाकिस्तान वाले हवाले से बात की तो उन्होंने कहा पाकिस्तान वाले कहते तो हैं, यानी मिसाल के तौर पे बातचीत का और हालात ठीक हों, लेकिन मुझे कुछ दिखता नहीं है, मैं उन चीज़ों को भी चेक करता हूँ। और दूसरी चीज़, मुझे पाकिस्तान के हवाले से इनका ये माइंड लग रहा है कि मतलब अगर ये बहुत गिरे हुए लैंग्वेज यूज़ करने वाले होते तो धड़ल्ले से ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं है, पाकिस्तान का कोई दीनी माँ, मतलब ये अल्फाज इतने पकड़ में आने वाले भी नहीं है, देखा जाए। लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज या थोड़ा सा गिरे हुए, तो मैं जो कह रहा हूँ कि इनके जो दिल में या इनके जो दिमाग में था, बड़ा तोल समझ के बोलते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान को इस तरह रखा, मैं जो इनकी दिल की बात समझाऊँ, कि वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो कुछ भी समझ से बाहर है, करते कुछ है, कहते कुछ है। और दूसरी चीज़ है, कल वहाँ पे कोई है, आज कोई है, तो उनकी बातों पे मैं कैसे यकीन करूँ
उनकी बातों में मैं कैसे वजन लाऊं या उनकी बातों को कैसे मैं सीरियस लूं। अच्छा, स्टेबिलिटी वाली बात तो मोदी जी खुलकर कह चुके हैं कि वहाँ पे हमें समझ ही नहीं आता बात किससे करनी है, उनकी गवर्नमेंट से करनी है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, कि किससे करनी है, हमें खुद नहीं समझ में आता। गवर्नमेंट आज जो है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है, जो परसों है वो तरसों नहीं है। तो हमें हमारे जो टर्म्स ज़्यादा अच्छे इसीलिए नहीं हो पा रहे कि हम एक बंदे के माइंड से नहीं चल पा रहे। कभी कोई है, कभी कोई। डेली आपको नई शक्लें दिखें, आप किसी ऑफिस में काम करो और आपके बॉस की डेली नई शक्लें हों, तो आप भी थोड़ा सा बोलो कि यार मैं कैसे लेके चलूँ इससे, मैं कैसे इसके साथ थोड़े से अच्छे ताल्लुकात कायम करूँ। मुझे तो पता ही नहीं है, आज कोई होता है, कल कोई होता है, परसों कोई होता है, मुझे नेचर ही नहीं पता बंदे का मुझे। और मोदी जी के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि जो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, यकीन करें सबका नेचर समझते हैं, सबसे इतने अटैच्ड, इतने फ्रेंडली, इतने क्लोज है। तो पाकिस्तान के साथ भी मुझे लगता है थोड़ी सी बैड लक ये है कि हमारे यहाँ अनस्टेबिलिटी बहुत है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर होता, वो मोदी जी से बात करते, मोदी जी उनसे बात करते, 10 साल 15 साल वही रहता। जैसे कि आप देखते हैं बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, 30 साल से प्राइम मिनिस्टर है वो। मैं हैरान हूँ कितना समझ चुके होंगे मोदी जी उनको, वो कितना समझ चुके होंगे मोदी जी का नेचर, उनके बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर, क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, सारी क्वालिटीज़ उनको पता होंगी। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है बैड लक रहा हमारा। दूसरी बात ये, मैं जहाँ तक एस जयशंकर की बात समझ पाई हूँ, उनके कहने का मकसद ये था पाकिस्तान के हवाले से कि ये मुझे बहुत मिक्स्ड कमेंट्स मिलते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ कहीं कुछ कहते हैं, हाँ कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। और मैं आँख बंद करके भरोसा करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं फिर ग्राउंड रियलिटी चेक करता हूँ तो वो कुछ और होती है, तो फिर इसलिए कुछ भी कह पाना नामुमकिन सा है या मुश्किल सा है। अच्छा, एक और चीज़ ये है, जो भी बोलते हैं ना उसके पीछे उनको 100% ऑथेंटिक बात बोलनी है। यानी कि अगर 99.99% भी वो बात उनको पता है ना, और 1% का भी फ़र्क रह गया है या 0.1% का भी फ़र्क रह गया है और उसमें वो डाउटफुल है, आप यकीन करें वो अपनी ज़बान से वो वर्ड अदा नहीं करेंगे, वो स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो सेंटेंस नहीं बोलेंगे किसी कंट्री के बारे में, किसी शख्स के बारे में, अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपोजिशन के बारे में। यकीन करें मैंने इतना समझा इनको कि इनको जब तक अश्योरिटी नहीं है किसी बात को लेकर, ये जब तक अश्योर नहीं होते तब तक ये किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते। बहुतान लगाना, इल्जाम लगाना तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, बोलते भी हैं तो मैंने देखा कि अल्फाज मतलब जैसे एक बात हो रही थी कि हमने एक ही दिन के अंदर 5-6 दिन के अंदर कई कंट्री घूमे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर कभी इधर जा रहे हैं, तो एंकर पर्सन का लेवल एंकर पर्सन ही रहेगा। तूफानी लफ्ज यूज़ किया। तो इन्होंने मतलब इस तरीके से हमने धड़ाधड़ यूज़ फटाफट कंट्री गए, हमने यूँ तबाही मचा दी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं। मतलब अच्छा, उस पर तूफानी लफ्ज पे वो मतलब मुस्कुरा गए, मतलब ये क्या कह गई, मतलब वो ये कह रही है कि ये क्या आगे से कहा चले ठीक है आप कह सकती हैं। हाँ। उन्होंने अपने मुंह से वो ज़बान से अदा नहीं करा कि तूफानी लैंग्वेज। शायद पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोग इनकी सोच तक भी पहुंच पा रहे हैं या नहीं कि किस लेवल के इंसान हैं। आपको यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे तो अखलाकियात की क्लासेस लेनी चाहिए। यकीन करें, बस इनसे बात करने की, वे ऑफ टॉकिंग की क्लासेस लेनी चाहिए, इनसे स्पीच की क्लासेस लेनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा शॉक किया हूँ, ये जो है ये बज़ाहिर देख के मुझे इतने मैच्योर लगते हैं, इतने एजिड लगते हैं, बहुत एक्सपीरियंस से बने, 4 दशक से इस फील्ड में है, 40 साल से, मतलब के इतनी मासूमियत के साथ चीज़ों को बयान करना, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना, इनका जो एक मासूमाना अंदाज़ है, मैं ये सोचती हूँ ये मासूमियत उन्होंने बचा के कैसे रखी है। मतलब हमारे यहाँ वो कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे जिन्होंने उनको मरवाया था, क्या करा था उस वक्त, वो जो शख्स थे जुल्फ़िकार नहीं, ज़िया, उनके फीचर्स देख के ना मुझे डर लगता था कि मतलब यार ये इंसान बड़ा डेंजरस रहा होगा, ये सामने खड़ा होगा तो मैं इसके सामने ना खड़ी हूँ। यानी जैसे फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन विलन चुना जाए, विलन चुना जाता है, ब्रोस का हिस्सा, आँखें, देखने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, इनको देखकर लग रहा है इतना मासूम शख्स, इसने कभी कुछ बुराई नहीं किया, कभी झूठ ही नहीं बोला, कभी किसी के साथ डिसऑनेस्टी नहीं करी, कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीट नहीं किया, जैसे एकदम बिल्कुल फरिश्ता सिर्फ इंसान होता है ना। यकीन करें इनका पूरा का पूरा ऐसा लगता है मुझे एक वो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसा ही है। और लास्ट में उन्होंने मतलब बिल्कुल फाइनल बातें की कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है डिप्लोमेट के हवाले से कि डिप्लोमेट, और आपने डिप्लोमेटी से जवाब नहीं दिए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब थोड़ा सा 19-20 हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लास्ट में जब उनसे सवाल किया गया कि डिप्लोमेसी जो होती है, फिर आपने किस तरीके से ये सेशन किया, किस तरीके से आवाम को लगा, तो थोड़ा मुतमिन किया उन्होंने कि आप लोगों को इनके सवालात से महसूस होंगे, मुतमिन होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपने कही कि जो भी है, यानी कि आप जो है ना मुझसे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो
कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीन क्वेश्चन है जिनको आप बहुत इजी वे में कर रही हैं। जैसे पाकिस्तान वाला क्वेश्चन हम मेरे दिल में भी था कि यार कभी भी अच्छे नहीं होंगे ताल्लुकात क्या, तो उन्होंने कर लिया। विपक्ष को लेकर 2-3 सवाल करे कि वो तो ऐसे कहते हैं, वो तो G20 के बारे में ऐसे कहते हैं, वो तो डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि भाई हम ही लाए थे, उसी के ऊपर तो निर्भर है जो ये लोग आज भी कर रहे हैं। तो उस पर बाकायदा उन्होंने बड़ी बखूबी जवाब दिया, चाइना के हवाले से उन्होंने बखूबी जवाब दिया। तो आखिर में वो बोल पड़े कि आप समझ नहीं रही हैं, आप जैसी बातें जैसे क्वेश्चन कर रही हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिनको आप बहुत आसानी से पूछ ले रही हैं, लेकिन इसका बता पाना, एक तो कब्लिस वक्त बहुत सारी चीज़ें वो फ्यूचर के हवाले से पूछ रही थी कि जैसे चाइना है, तो इसी तरीके से उन्होंने रशिया के हवाले से पूछा कि अभी नहीं आए पुतिन, अभी जो G20 हुआ तो उस रूम में नहीं थे, उसमें नहीं आए, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ला पाएगा उनको? तो उन्होंने कहा हमारी पूरी कोशिश होगी, हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ हो। अच्छा, तो बहुत सारे जो भी सवाल थे मुझे लगे बड़े काम के थे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल थे। और जो साथ साथ मतलब है कि इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन एंकर पर्सन भी इनके सामने जो एंकर बिठाई जाएगी या बिठाया जाएगा तो वो भी कम नहीं होगा, वो भी बहुत ही नॉलेज रखता होगा, रखती होगी, जब भी इनके सामने बैठा होगा। और वाकई उन्होंने भी अपना पूरा किरदार अदा किया, बहुत ही तरीके से वक्त के साथ साथ सवाल किए। एक मतलब वो बीच में थोड़ा सा पहले पार्ट में हमने देखा था बोल पड़ी थी, तो उन्होंने बोला आप मेरी पहले बात सुन ले पूरी, तो मतलब एक जगह इसी पार्ट में बोला है। इस पार्ट में तो वो मतलब है कि एक थोड़ा सा 19-20 हुआ। अक्सर मेरे साथ आजकल ये चीज़ होने लगी है कि अक्सर लोग बात नहीं सुनते, बात काट देते, तो पता नहीं क्यों एकदम से ऐसा लगता है जैसे खून खौल गया हो, एकदम से ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि मतलब सुन तो लो बस, उसके बाद बेशक जितना बोले बंदा, जितनी एटीट्यूड उस वक्त भी आप देखते हैं मुस्कुरा के हम्बलनेस के साथ। एक दफ़ा बोला आप 1 मिनट और देंगे तो मैं और अच्छे से डिफाइन करूँगा, मतलब मुझे ये चीज़, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे मतलब बड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार सुन तो लो, मतलब जो लड़ाई झगड़ा या बातचीत या जो भी है, लेकिन एक वक्त एक शख्स कुछ कह रहा है वो पूरा तो सुन लो। जब तक आप पूरा सुनेंगे नहीं तो जब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो एक बहुत ज़बरदस्त पार्ट, दोनों पार्ट ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने जो सीखा, सबसे ज़्यादा सीखा कि अल्फाज इस्तेमाल, पोलाइटनेस और सोच समझ के बोलना और अपना बोलना